नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान ज्योग्राफी में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें एनर्जी टॉपिक। एनर्जी या ऊर्जा का जो इंपॉर्टेंस है वो राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक जो विकास है उसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। अपन देखें राजस्थान में स्वतंत्रता के समय एनर्जी प्रोडक्शन है, ऊर्जा का जो उत्पादन है वो काफी कम था। जो आज वर्तमान में अगर हम देखें तो राजस्थान में लगभग 22,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसके कारण राजस्थान का आज वर्तमान में जो औद्योगिक विकास है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स देखने के बाद में हम राजस्थान में जो एनर्जी है उसको अलग अलग पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं अपन कुछ बेसिक पॉइंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊर्जा किसी भी राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके लिए आवश्यक होती है। पूछा गया था x² / YZ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और हम देखें राजस्थान के शुरुआती तौर पे जो स्वतंत्रता के समय है ऊर्जा उत्पादन काफी कम था, जो मात्र 13 मेगावाट के आसपास था। और आज वर्तमान में जो करंट डेटाज है एनर्जी में, जनरली जो डेटाज रिलीज किए जाते हैं, जैसे फेब या मार्च के अंदर जिस भी साल ये डेटा रिलीज किए जाते हैं उससे जस्ट लास्ट वाला जो ईयर है उसका 31 दिसंबर का जो डेटा होता है अप्रोक्सीमेट, वो डेटा आपको देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर। तो अभी राजस्थान के अंदर जो लेटेस्ट डेटा है वो दिसंबर 2020 के हैं, यहां 21 नहीं, 31 दिसंबर 2020 अर्थात 2020 के जो डेटा रिलीज किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में जो एनर्जी कैपेसिटी है राजस्थान की वो लगभग 21,835 मेगावाट। हालांकि इसको राउंड फिगर में आप 836 लिख सकते हो क्योंकि 35 के बाद में 0.90 है, तो ये कई जगह आपको ये डेटा भी मिलेगा 21,836 मेगावाट। तो एट प्रेजेंट द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन राजस्थान इज 21,836 मेगावाट अप्रोक्सीमेट। ये डेटा वर्तमान में एनर्जी में राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की जो कुल कैपेसिटी है वो माना जाता है। तो करंट में इस तरीके के डेटा है, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अप्लाई कर दिए जाते हैं कि लास्ट दिसंबर यानी 2020 में राजस्थान की जो एनर्जी कैपेसिटी थी वो कितनी है। इसके बाद में हम देखें वर्तमान में जो ऊर्जा उत्पादन है, जो प्रेजेंट एनर्जी प्रोडक्शन है वो राजस्थान का कितना है। तो उसके अंदर जो मेन डेटाज हैं आपके, उसमें टोटल एनर्जी का जो डेटा है वो लास्ट में मेंशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है 21,835 वाला डेटा 0.90 मेगावाट। इन एनर्जी में सबसे ज्यादा जो डेटा है यानी सर्वाधिक जो उत्पादन है वो थर्मल एनर्जी अर्थात तापीय ऊर्जा का है। तापीय ऊर्जा के बाद में दूसरा प्रमुख जो प्रोडक्शन जिस एनर्जी से अपने को मिलता है, दूसरा सर्वाधिक जो उत्पादन वो सामान्यतः अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें विंड एनर्जी का है। हालांकि लास्ट वाला जो तापीय अर्थात थर्मल और जो हाइड्रो पावर है वो दोनों डेटा एक साथ दिए गए हैं। ये वाला जो डेटा है लास्ट वाला, इसमें तापीय और जल विद्युत का उत्पादन एक साथ दिया गया है। इस कारण अपन तापीय और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं अर्थात जो थर्मल प्रोजेक्ट हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको अपन लास्ट वाले डेटा में अलग अलग नहीं कर पाते क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये दोनों डेटा एक साथ रिलीज किए गए हैं। बाकी जो स्कीम्स हैं, जो हाइड्रो पावर स्कीम है उसमें एक तो एनर्जी है वो स्टेट की खुद की है और एक दूसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनके द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है। हालांकि स्टार्टिंग वाले में स्टेट और स्टेट कॉर्पोरेशन दोनों को शामिल किया गया है। सेकेंड वाले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनके माध्यम से राज्यों को जो वितरित किया जाता है वो वाले प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। और लास्ट वाले में RREC के द्वारा अर्थात
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के द्वारा, उसके बाद में RSMML के द्वारा, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा जो विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है और जो सोलर एनर्जी है, उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो लिखे गए हैं। तो लास्ट वाले कुछ एक डेटा जिसके अंदर विंड एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर विंड एनर्जी का प्रोडक्शन मैक्सिमम है। तो इन डेटाज को अगर आप देखें तो इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं जो आपके काम के लायक हैं। तो लास्ट जो 31 दिसंबर है अर्थात 2020 तक टोटल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ राजस्थान स्टेट, तो ये डेटा मैंने आपको बताया वो का वही आपको याद रखना है। 21,835.90 मेगावाट। अब इस टोटल एनर्जी कैपेसिटी में से जो मैक्सिमम डेटा है या मैक्सिमम जो एनर्जी प्रोडक्शन है वह है थर्मल एनर्जी का। उसके बाद में अभी जो दिए गए डेटा है उसमें विंड एनर्जी, हाइड्रो या जल ऊर्जा, विंड यानी जो पवन ऊर्जा है उसके बारे में, उसके बाद में है हाइड्रो एनर्जी अर्थात जल ऊर्जा। थर्मल एनर्जी के बारे में कहा जाता है जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट या सर्वाधिक जो योगदान है वो थर्मल एनर्जी का होता है। जो टोटल एनर्जी है उसमें लगभग 55 to 60% यानी अनुमानित 55 से और 60% तक जो एनर्जी प्रोडक्शन डेटा है वो आपके थर्मल एनर्जी से रहते हैं। उसके बाद में जो डेटा है वो विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि थर्मल एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट्स इज मैक्सिमम इन एनर्जी, ऊर्जा में सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पादन का योगदान है वो मुख्यतः थर्मल अर्थात तापीय ऊर्जा का होता है। तापीय ऊर्जा में ऊर्जा के साधन कई होते हैं, जैसे कोयला अर्थात कोल के माध्यम से, पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोल के माध्यम से, और नेचुरल गैस अर्थात प्राकृतिक गैस के माध्यम से जो एनर्जी उत्पादित होती है उस एनर्जी को अपन काउंट करते हैं थर्मल एनर्जी के अंदर, जिसमें मुख्य बेस होता है कोल प्रोडक्शन जो एनर्जी है अर्थात कोयले के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका योगदान थर्मल एनर्जी में सर्वाधिक माना जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कोल कंट्रीब्यूट्स इज मैक्सिमम इन द थर्मल एनर्जी, अर्थात जो थर्मल या तापीय ऊर्जा है उसमें योगदान सर्वाधिक कोयले का होता है। हालांकि थर्मल एनर्जी में कोयले के साथ पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है अर्थात प्राकृतिक गैस, इसके द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है उन सब को अपन किस में काउंट करते हैं, थर्मल एनर्जी। तो कई बार जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थर्मल एनर्जी अर्थात तापीय ऊर्जा में कौन से ऊर्जा स्टेशंस को शामिल नहीं करते, अर्थात जो कोल बेस्ड होते हैं उनको, पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं उनको, नेचुरल गैस बेस्ड होते हैं उनको, या परमाणु ऊर्जा केंद्रों को या जल विद्युत ऊर्जा केंद्रों को। तो सामान्यतः इन तीन के अलावा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसको थर्मल में अपन काउंट करेंगे, अर्थात इनके ऊपर बेस्ड जो एनर्जी स्टेशन होते हैं वो थर्मल एनर्जी स्टेशन के रूप में होते हैं जिनका वर्तमान में एनर्जी प्रोडक्शन में सर्वाधिक योगदान है, अर्थात थर्मल या तापीय ऊर्जा है वो ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान देती है। और उसमें भी मुख्य साधन कौन सा होता है, कोयले के द्वारा उत्पादित ऊर्जा अर्थात जो कोल प्रोडक्शन से बनी हुई एनर्जी है उसका योगदान सर्वाधिक है। इसके बाद में हम देखते हैं ऊर्जा स्टेशन के प्रकार। ऊर्जा स्टेशन के प्रकारों में एक तो होता है सुपर थर्मल स्टेशन, नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल स्टेशन, एक होता है यूएमपीपी अर्थात अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स। इनको इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। जैसा कि जनरली हम देखते हैं सुपर थर्मल स्टेशन जो है उसमें पूरे स्टेशन का जो कैपेसिटी है
वो 100 मेगावाट होना चाहिए। वो 100 मेगावाट चाहे वहां पे 100 मेगावाट की 10 यूनिट लगी हुई हो, चाहे वहां 200 मेगावाट की 5 यूनिट लगी हुई हो, जैसे तैसे उस स्टेशन पे टोटल जो पावर कैपेसिटी है उसका, या जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, वो 1000 मेगावाट होना चाहिए। तो 1000 मेगावाट होते उसके नाम में क्या यूज होगा? सुपर। और थर्मल प्रोजेक्ट किसको कहते हैं ये आपको ध्यान है? जो कोयला बेस्ड हो, पेट्रोलियम बेस्ड हो और जो नेचुरल गैस बेस्ड हो। तो वो प्रोजेक्ट जिनका कैपेसिटी कम से कम 1000 मेगावाट हो, उनके अंदर सुपर वर्ड यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल, जिसमें कम से कम पावर 1000 मेगावाट तो होना चाहिए और उसमें कोई भी एक यूनिट मोर देन 500 मेगावाट होना चाहिए। कई बार अपन देखते हैं किसी व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के बाद जैसे हॉस्पिटल में अपन मिलके आते हैं तो डॉक्टर बताता है कि क्रिटिकल कंडीशन में है, अर्थात वहां से जिंदा वापस लौटना मुश्किल है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जहां पे जिनकी कैपेसिटी 500 मेगावाट से अधिक एक स्टेशन की एक यूनिट की हो, टोटल स्टेशन पे तो कैपेसिटी 1000 मेगावाट कम से कम हो, लेकिन उनमें कोई भी एक यूनिट है वो 500 मेगावाट से ऊपर हो, जो कि सामान्यतः देखने को नहीं मिलती, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेशन। सुपर क्रिटिकल यानी उसका 1000 मेगावाट टोटल एनर्जी होगा, और क्रिटिकल का मीनिंग है कोई भी एक यूनिट मोर देन 500 कैपेसिटी वाली हो। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, इसका मीनिंग है इस टोटल स्टेशन के अंदर कम से कम 4000 मेगावाट और मोर देन 4000 मेगावाट से अधिक का प्रोडक्शन होना चाहिए, 4000 मेगावाट या उससे अधिक। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट ईयर तय किया गया 2022 2022 तक यूएमपीपी प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 100 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन करना, अर्थात 1 लाख मेगावाट। गीगावाट को मेगावाट में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से मल्टीपल किया जाता है, तो 100 को 1000 से मल्टीपल करोगे तो डेटा बनेगा 1 लाख मेगावाट। तो 100 गीगावाट एनर्जी किसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट 2022 तक प्रोडक्शन करना चाहती है? तो ये यूएमपीपी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, और इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट अभी तक राजस्थान में नहीं है। तो इन्हीं को अपन आगे डिफाइन करते हैं कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन इज मोर देन 1000 मेगावाट, अगर किसी पावर स्टेशन की कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ऊपर है तो उसे अपन सुपर थर्मल प्रोजेक्ट में काउंट करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल हैं। सूरतगढ़, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित है, इसकी कैपेसिटी पहले के अकॉर्डिंग कुछ डेटा मैं बता रहा हूं आपको। जो टोटल इसमें लगी हुई 6 यूनिट है, जिसमें ईच यूनिट 250 मेगावाट, तो 250 इंटू 6, तो इसका डेटा रहेगा 1500 मेगावाट। नेक्स्ट है कोटा सुपर थर्मल स्टेशन, जो कि कोटा में स्थित है। कवई सुपर थर्मल स्टेशन, जो कि 12 में स्थित है। ये नाम थोड़ा सा अलग हटके है, हालांकि बाद में रिपीट भी होगा। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो मोर देन 1000। इसका मीनिंग जो स्टेशन अपनी एनर्जी कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ऊपर रखते हैं, उनके नाम में क्या यूज किया जाता है? सुपर वर्ड को। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सुपर क्रिटिकल। इफ द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द 1 यूनिट ऑफ पावर स्टेशन, तो पावर स्टेशन की कोई भी एक यूनिट इज मोर देन 500 मेगावाट, कोई भी एक इकाई जो 500 मेगावाट से ऊपर की हो, तो वो स्टेशन अपने आप में क्रिटिकल हो जाता है। हालांकि उसमें कंडीशन ये भी है, टोटल स्टेशन पे 1000 मेगावाट हो तभी उस पे सुपर वर्ड लगेगा। बाकी क्रिटिकल तो तब भी लगा सकते हो जब एक यूनिट लगी हुई हो और मोर देन 500 मेगावाट से अधिक कैपेसिटी हो, अर्थात 500 मेगावाट से अधिक का अगर उत्पादन किसी एक इकाई से होता हो तो उसको आप क्रिटिकल प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान के अंदर छबड़ा 12 जो क्रिटिकल स्टेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि मुख्यतः कोयले के ऊपर बेस्ड है, अर्थात ये भी अपने आप में एक थर्मल प्रोजेक्ट है। अर्थात जो कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाले प्रोजेक्ट होते हैं वो अपने आप में तापीय
या थर्मल एनर्जी स्टेशन में काउंट होते हैं। इसके बाद में लास्ट जिसकी अपन ने बात की थी, ईच पावर स्टेशन विद ए कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट और अबव। प्रत्येक ऊर्जा स्टेशन की क्षमता जब 4000 मेगावाट या उससे अधिक होती है तो उन प्रोजेक्ट को अपन UMPP प्रोजेक्ट में अर्थात अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंदर काउंट करते हैं। और इस प्रकार का कोई भी स्टेशन अभी तक राजस्थान में इंस्टॉल नहीं किया गया है। इसके बाद में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, जो कि मुख्यतः 2 बेसिस पे किया गया है, जिसमें एक है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन के आधार पे। उत्पादन में जब आप एक पुरानी तकनीक को काम लेते हो जो सामान्यतः इको फ्रेंडली नहीं होती अर्थात जिससे पर्यावरण को अधिक प्रदूषण होता है, तो उसको अपन कहते हैं कॉन्वेंशनल एनर्जी अर्थात परंपरागत ऊर्जा। जबकि दूसरा जिसमें लेटेस्ट टेक्निक हो और जो ऊर्जा सामान्यतः पर्यावरण के अधिक संरक्षणकारी हो या इको फ्रेंडली एनर्जी हो, उस एनर्जी को अपन मानते हैं नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी अर्थात गैर परंपरागत। परंपरागत जो ऊर्जाएं हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है, जिसमें एक तो थर्मल एनर्जी है अर्थात कोयले के द्वारा उत्पादित, पेट्रोलियम के द्वारा उत्पादित और नेचुरल गैस के द्वारा उत्पादित, और एक जो अपना हाइड्रो एनर्जी है अर्थात जल विद्युत है, उसको भी अपन कॉन्वेंशनल एनर्जी में काउंट करते हैं। जबकि नॉन कॉन्वेंशनल ये अधिक उच्च तकनीक के ऊपर आधारित होती हैं और सामान्यतः इको फ्रेंडली होती हैं। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी इसका अपवाद है, ये इको फ्रेंडली नहीं मानी जाती। बाकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये जितने भी जो नाम मैंने आपको लिए हैं ये सारे आपके नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा में शामिल है। RAS के सिलेबस के अंदर जो आपका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है एनर्जी में, ये मुख्यतः बेस्ड ऑन प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन के आधार पर लिखा गया है, जिसमें आपको परंपरागत और गैर परंपरागत एनर्जी पढ़नी होती है। जबकि दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो मुख्यतः संभावना के आधार पे अर्थात एनर्जी की पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, जिसमें एक तो वे ऊर्जाएं होती हैं जिनको जिन साधनों से प्राप्त किया जाता है, जिन रिसोर्सेज से प्राप्त किया जाता है, वो रिसोर्सेज आने वाले टाइम में वो समाप्त हो जाएंगे। उन एनर्जी को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल अर्थात अनवीकरणीय ऊर्जाएं। जैसे ये जितनी भी एनर्जी है ये सारी मुख्यतः खनिज पे डिपेंड है और मिनरल्स का एक निश्चित टाइम है जो जब तक हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे ही मिनरल्स समाप्त हो जाएंगे ये ऊर्जा फिर प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसका मेन मीनिंग है, आपको ये याद रखना है, जो मिनरल्स के बेस्ड होती हैं वो नॉन रिन्यूएबल अर्थात उनको पुनः नहीं बनाया जा सकता खनिज समाप्त होने के बाद। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो आने वाले टाइम में समाप्त नहीं हो सकती, वो अपने को एनर्जी वापस रिन्यूएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जाएं होती हैं जिनको प्राप्त किया जा सकता है, जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो हाइड्रो एनर्जी अर्थात जल ऊर्जा, तो जल वायुमंडल में जब वेपोराइट होता है अर्थात वाष्पीकृत होता है तो पुनः अपने को वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। सोलर एनर्जी, सूर्य जैसे उदय होता है, शाम को जैसे ही अस्त होता है, यानी सनराइज और सनसेट होता है, उसके बाद सूर्य वापस अगले दिन सनराइज होगा और ये तय है कि ये हर दिन होता है। तो सोलर एनर्जी आने वाले टाइम पीरियड में समाप्त नहीं होने वाली। रिन्यूएबल एनर्जी में सर्वाधिक जिस एनर्जी की संभावना है वो सोलर एनर्जी मानी जाती है। उसके बाद में विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडनल अर्थात ज्वारीय ऊर्जा। जनरली आपको इसमें यह देखना होता है कि जो उत्पादित ऊर्जा है वो क्या किसी मिनरल्स के ऊपर बेस है क्या। अगर किसी मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है तो इसका मीनिंग वो नॉन रिन्यूएबल है, और अगर मिनरल्स के ऊपर नहीं है तो इसका मीनिंग वो रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे इस साइड वाली जितनी भी एनर्जी है ये किसी भी मिनरल्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, और इस साइड वाली जो एनर्जी है जैसे कोल, कोयला, तो कोयले के निश्चित भंडार पृथ्वी के अंदर है और वो समाप्त होने के बाद ये एनर्जी समाप्त हो जाएगी। नेचुरल गैस ये भी एक प्रकार का मिनरल्स है, पेट्रोलियम ये भी मिनरल्स है। न्यूक्लियर एनर्जी जो कि मुख्यतः यूरेनियम और थोरियम जैसे मिनरल्स है जिनके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मीनिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जो मिनरल्स डिपेंड एनर्जी होती है सामान्यतः तो उसको शामिल करते हैं, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी में मिनरल्स एनर्जी काउंट नहीं की जाती।
तो ये वाला क्लासिफिकेशन आरएस के सिलेबस में नहीं दिया गया है, वैसे आपको नॉलेज होना चाहिए। पॉसिबिलिटी या संभावना के अकॉर्डिंग ऊर्जा को अगर पुनः बनाया जा सकता है उसी टेक्निक और उसी रिसोर्स से, तो इसका मीनिंग वो रिन्यूएबल एनर्जी है। और उसी रिसोर्स से अगर उसको आने वाले फ्यूचर में बनाना मुश्किल हो तो उसको अपन कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है हिंदी के अंदर, उत्पादन के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत और संभावना के आधार पर अनवीकरणीय और नवीकरणीय, अर्थात नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं अपन उत्पादन के आधार पे जो कॉन्वेंशनल एनर्जी है, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि दीज एनर्जी रिसोर्सेज विच आर बीइंग कंज्यूम सिंस ए लॉन्ग टाइम एंड डज नॉट रिक्वायर न्यू टेक्नोलॉजीज टू गेट एनर्जी फ्रॉम देम आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। यानी जो लंबे समय से ऊर्जा बनती आ रही है जिसमें किसी नवीन तकनीक को काम में लेने की आवश्यकता नहीं है या सामान्यतः पुरानी तकनीक के ऊपर डिपेंड है, और जो नॉन इको फ्रेंडली एनर्जी होती है वो परंपरागत ऊर्जाएं होती हैं। जैसे कई बार ये शब्द अपने फैमिली में भी अपन सुनने को मिलता है कि अपने परिवार में ये काम ऐसा ही होता है, ये अपनी परंपरा है। इसका मीनिंग वो एनर्जी जो पुराने टाइम से बनती आ रही है वो कॉन्वेंशनल एनर्जी होती है, जो सामान्यतः नॉन इको फ्रेंडली अर्थात पर्यावरण संरक्षी ऊर्जाएं नहीं होती है। जैसे हाइड्रो एनर्जी जल ऊर्जा है जिससे जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी अर्थात तापीय ऊर्जा, जिसके मेन रिसोर्स होते हैं कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। तो इन रिसोर्सेज के माध्यम से जो एनर्जी बनती है वो अपने आप में परंपरागत या कॉन्वेंशनल एनर्जी के रूप में डिफाइन होती है। और दूसरा होता है जो कॉन्वेंशनल एनर्जी होती है, नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी होती है अर्थात गैर परंपरागत, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी होती है और सामान्यतः इको फ्रेंडली एनर्जी होती है। तो इसमें देख सकते हैं दीज एनर्जी रिसोर्सेज विच आर रिलेटिवली न्यू एंड विच यूटिलाइज्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देम आर कॉल्ड नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी। अर्थात ये ऊर्जा संसाधन जो अपेक्षाकृत नए हों, जिससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी है। हालांकि कई राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को काफी पहले बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो उन राष्ट्रों के लिए वो कॉन्वेंशनल अर्थात परंपरागत ऊर्जा है। भारत जैसे राष्ट्र जिसको लगभग 50 साल के आसपास न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोडक्शन करते हुए टाइम हुआ है, अर्थात काफी कम समय हुआ है, उनके लिए अपने आप में ये नॉन कॉन्वेंशनल अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा है, नई ऊर्जा है। उसके बाद में बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोगैस एनर्जी, ये ऊर्जाएं जो सामान्यतः न्यू टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण अधिक नहीं होता, अर्थात ये इको फ्रेंडली एनर्जी होती है। हालांकि इसमें एक अपवाद हम मान सकते हैं, परमाणु ऊर्जा या जो न्यूक्लियर एनर्जी है सामान्यतः इको फ्रेंडली एनर्जी में काउंट नहीं की जाती। अब स्टार्ट करेंगे राजस्थान में जो ऊर्जा प्रोजेक्ट हैं, जिनको एक तो अपन जो कॉन्वेंशनल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं उसके माध्यम से कवर करेंगे, अर्थात जिसमें हाइड्रो एनर्जी और थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में इसमें तीनों बेस को अपन लेंगे, जिसमें एक तो कोल बेस्ड जो एनर्जी स्टेशन है, एक नेचुरल गैस अर्थात जो प्राकृतिक गैस के ऊपर आधारित है, एक है पेट्रोलियम बेस, जो भी एक भी एनर्जी स्टेशन अपने राजस्थान में नहीं है। हालांकि पेट्रोलियम का एक उत्पाद होता है, अर्थात पेट्रोलियम के साथ नेफ्ता का प्रोडक्शन भी होता है। जैसे पेट्रोलियम में कई उत्पाद होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और नेफ्था। तो जो नेफ्था है उस पर बेस्ड कुछ एनर्जी स्टेशन है, जिसको जनरली हम पेट्रोलियम का ही उत्पाद मानते हैं। तो यहाँ पे मेन पेट्रोलियम पे नहीं होके उसके उत्पाद नेफ्था के ऊपर आधारित जो एनर्जी स्टेशन है उनको हम देख सकते हैं। तो इसमें थर्मल एनर्जी के ये वाले प्रोजेक्ट अपने को राजस्थान में देखने हैं। और स्टार्टिंग करेंगे हम कॉन्वेंशनल अर्थात परंपरागत ऊर्जा में,
सबसे पहले हाइड्रो एनर्जी को, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे गैर परंपरागत में ये वाले पोर्शन है इनको। तो आज के इस अपने टॉपिक में सबसे पहले अपन जो हाइड्रो एनर्जी है इसी को कवर करेंगे। और हाइड्रो एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं वो राजस्थान स्टेट के अंदर 3 तरीके से ये एनर्जी उत्पादित होती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोऑपरेशन करके भी उसको उत्पादन कर सकता है, अर्थात स्टेट कोऑपरेशन के द्वारा। और एक तीसरा जो प्रोडक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और वो जिन राज्यों को रिक्वायर्ड होती है उन राज्यों को वो एनर्जी सप्लाई होती है। तो हाइड्रो एनर्जी के जो स्टेशन हैं या जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो 3 माध्यम से होगी, स्टेट के माध्यम से, स्टेट कोऑपरेशन के माध्यम से, और सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार के सहयोग के माध्यम से। जैसा कि आपको मैंने बताया, राजस्थान में जो परंपरागत ऊर्जा है उसमें हाइड्रो एनर्जी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें स्टार्टिंग अपन करेंगे सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार की योजनाएं हैं। इसमें 3 प्रमुख प्रोजेक्ट हैं। एक तो राजस्थान के दक्षिणी जिले के अंदर अर्थात बांसवाड़ा की ओर माही नदी की एक सहायक नदी है अनास। इस अनास के ऊपर जल विद्युत परियोजना चलती है जिसको कहेंगे अनास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अर्थात अनास जल विद्युत परियोजना के नाम से। एक बिल्कुल बांसवाड़ा के अपोजिट में जो गंगानगर और बीकानेर वाला जो पार्ट है, इस पे जो इंदिरा गांधी नहर है, इस पे इंदिरा गांधी एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं लघु जल, या जल को अपन पन भी कह सकते हैं, पन विद्युत परियोजना, अर्थात इंदिरा गांधी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, जिसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट 23.85 मेगावाट। जबकि जो अनास वाला प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 140 मेगावाट। स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बड़ा अनास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसको माना जाता है, जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। जबकि आईजीएनपी के ऊपर जो हाइड्रो एनर्जी प्रोडक्शन होता है ये मुख्यतः गंगानगर और बीकानेर पे, जो आईजीएनपी की कुछ एक ब्रांचेज हैं, कुछ एक शाखाएं हैं, वहां से इस एनर्जी को उत्पादित किया जाता है। जिसमें गंगानगर की ओर एक तो सूरतगढ़ ब्रांच और एक आती है अनूपगढ़ ब्रांच, बाकी बीकानेर की ओर पुगल दांतोर ब्रांच है, वहां से उत्पादन नहीं किया जाता। बीरसलपुर ब्रांच और एक आती है चारण वाला, अर्थात जो बीकानेर की ओर जो 4 ब्रांचेज हैं, 4 शाखाएं हैं, उनमें से दांतोर को छोड़ के बाकी 3 से हाइड्रो एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और जो गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये 2 ब्रांच या शाखा हैं, अर्थात टोटल आईजीएनपी पे 9 ब्रांचेज हैं, 9 शाखाएं हैं, जो कि मैंने आपको केनाल या नहर के अंदर पढ़ाई थी। उसमें केवल हाइड्रो एनर्जी प्रोडक्शन है वो इन्हीं 5 ब्रांचेज से होता है, जो कि गंगानगर और बीकानेर की ओर है। बीकानेर वाले दांतोर को आपको छोड़ना है, उसके अलावा जो हाइड्रो एनर्जी स्टेशन है वो इन 5 ब्रांचेज पे रहेंगे, जिनकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग 24 मेगावाट के आसपास है। और एक है अपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इस वाले डिस्ट्रिक्ट में जाखम के नाम से एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं जाखम स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन या स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो तीनों परियोजनाएं राजस्थान के अंदर, जिसमें जाखम प्रतापगढ़ में जिसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट 5 मेगावाट है, 5.4 मेगावाट। नेक्स्ट है अनास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी लोकेशन राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी कैपेसिटी 140 मेगावाट। और लास्ट वाला इंदिरा गांधी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी टोटल कैपेसिटी है 23.25 मेगावाट। और इस पे जो स्टेशन हैं वो या तो श्री गंगानगर में है या फिर बीकानेर। इसका मीनिंग इसमें हाइड्रो प्रोडक्शन या हाइड्रो एनर्जी प्रोडक्शन है वो गंगानगर और बीकानेर। तो स्टेट गवर्नमेंट के अगर एग्जाम में पूछे जाए कि हाइड्रो पावर स्टेशन राज्य सरकार के कौन से नहीं है, तो इन 3 के अलावा जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा। अब बाकी जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे स्टेट और स्टेट कोऑपरेशन के ऊपर, अर्थात राज्य और राज्यों के योगदान से बने हुए हैं।
तो जिसमें कुछ एक रिवर्स हैं जो राजस्थान के बाहर से आती हैं, जैसे कि एमपी की ओर से आने वाली जो चंबल रिवर है, उस चंबल रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसको कहा जाता है चंबल हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, चंबल जल विद्युत परियोजना। इस साइड में जो एमपी की ओर से राजस्थान होते हुए और लास्ट में गुजरात की ओर जाने वाली जो रिवर है माही, इस माही की जो प्रोजेक्ट है, एक राजस्थान के उत्तर से बहने वाली प्रमुख नदी है सतलज। इस सतलज की दो बांध परियोजनाएं हैं जिनका नाम है भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो अदर स्टेट के कोऑपरेशन से अपन ने बनाया है, और एक सतलज में मिलने वाली प्रमुख ट्रिब्यूटरी है वो सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास। तो जो व्यास हाइड्रो पावर स्टेशन हैं उनके माध्यम से भी राजस्थान को प्रॉफिट मिलता है। और एक चंबल का प्रपोजल प्रोजेक्ट है जो राजस्थान के पूर्वी जिलों में करौली के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, एक उस प्रोजेक्ट को भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो इन प्रोजेक्ट्स को अपन देखेंगे जो स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बने हुए हैं, अर्थात राज्य और राज्यों के सहयोग से जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ये प्रोजेक्ट सामान्यतः उन नदियों पे बनाए जाते हैं जो इंट्री स्टेट अर्थात अंतरराज्यीय जो नदियां होती हैं, इंट्री स्टेट जो रिवर्स होती हैं अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली, जिनका प्रॉफिट सामान्यतः कई स्टेट्स को होता है। जैसे इन प्रोजेक्ट में अपन सबसे पहले देखते हैं भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, इसमें दो बांध है आपके, एक तो भाखड़ा और एक नांगल। तो इन दोनों बांधों की जो लोकेशन है अलग अलग है। भाखड़ा हिमाचल में और नांगल है ये पंजाब की ओर स्थित है। भाखड़ा है इसकी लोकेशन आती है हिमाचल प्रदेश और नांगल ये पंजाब में स्थित है। तो इनके ऊपर जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है उसका लगभग राजस्थान को प्रॉफिट मिलता है 15.2% अर्थात 227 मेगावाट, जबकि इसकी टोटल जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है वो लगभग 1500 मेगावाट अर्थात 1500 मेगावाट के आसपास है, जिसमें राजस्थान को लगभग 15.2% एनर्जी सप्लाई होती है। तो एक तो आपको ये याद रखना है लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, इसमें ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुख्यतः राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीन स्टेट का योगदान है। बाकी इसका प्रॉफिट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अलावा जैसे दिल्ली वाला पोर्शन है उसको भी दिया जाता है। इसके बाद आती है व्यास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है, इसमें मुख्यतः व्यास के जो दो बांध हैं, एक बांध जिसका नाम है पोंग डैम हिमाचल में, ये इरिगेशन में आपको करवाया था मैंने सिंचाई वाले टॉपिक में, और एक दूसरा डैम है पंडोह डैम, ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों डैम पे जो हाइड्रो एनर्जी स्टेशन लगे हुए हैं उसमें पोंग से हमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई होता है 59%, जबकि पंडोह से ओनली 20%। और दोनों डैम से जो हाइड्रो पावर राजस्थान को सप्लाई की जाती है उसका टोटल जो मात्रा है वो है 422 मेगावाट, 422 मेगावाट एनर्जी। तो इस प्रोजेक्ट में भी मुख्यतः राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इन तीन स्टेट का कोऑपरेशन है, जिसमें राजस्थान की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाई है वो भाखड़ा नांगल से अधिक है। इसमें लगभग 422 मेगावाट और उसमें थी लगभग 227 मेगावाट। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है माही बजाज सागर। तो माही बजाज सागर ये प्रोजेक्ट राजस्थान और गुजरात इन दो स्टेट के कोऑपरेशन से है, जिसमें स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को यानी दो फेजेज में, दो चरणों में इसको चलाया गया था। स्टार्टिंग में 2 यूनिट 25 मेगावाट अर्थात 50 मेगावाट, फिर सेकेंड 2 यूनिट्स 45 मेगावाट अर्थात 90 मेगावाट, और टोटल कैपेसिटी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140 मेगावाट जो कंप्लीटली राजस्थान के ट्राइबल एरिया में सप्लाई की जाती है। अर्थात इस एनर्जी के अंदर कोई भी पार्ट गुजरात को सप्लाई नहीं होता है। तो इसमें जो बेनिफिशियल जो स्टेट अर्थात एक कोऑपरेशन के अंदर स्टेट राजस्थान और गुजरात दोनों शामिल हैं। हालांकि जो मेन बेनिफिशियल है ये गुजरात को इसमें नहीं देते अपन, तो गुजरात में इसमें एक तरीके से फाइनेंशियल कोऑपरेशन जरूर किया था। बाकी इसमें माही बहुउद्देश्य परियोजना या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो वाटर है वो गुजरात को सप्लाई किया जाता है,
जबकि हाइड्रो पावर एनर्जी स्टेशन जो लगे हुए हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन लगे हुए हैं, उनकी कंप्लीट जो हाइड्रो पावर है वो राजस्थान के ट्राइबल एरिया में सप्लाई होती है। इसके बाद में जो ज्वाइंट स्कीम ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश चंबल वाला जो प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को मुख्यतः 50-50% के कॉर्पोरेशन से बनाया गया है। तो इसमें जितनी भी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन होता है 386, इसको ईच स्टेट अर्थात राजस्थान और एमपी में डिवाइड किया जाता है 193 मेगावाट, जबकि माही वाले में कंप्लीट एनर्जी राजस्थान को सप्लाई की जाती है। अब इसमें जो मेन डैम है गांधी सागर, जिसपे 23 मेगावाट की 5 यूनिट, ये आपको पहले भी करवाए हुए हैं मेरे चंबल जो इरिगेशन प्रोजेक्ट था उसके अंदर। उसके बाद में राणा प्रताप जिसपे 43 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं। फिर है जवाहर सागर जिसमें 33 मेगावाट की टोटल 3 यूनिट्स हैं। तो इन टोटल इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो यूनिट्स हैं कंटिन्यूस आगे कम होती जाती हैं डैम में, 5 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, और कैपेसिटी है उनमें 10-10 का गैप रहता है, जैसे 23 और लास्ट वाले में 33 और बीच वाले में 43। और इनका टोटल करोगे तो ऊपर जो डेटा लिखा हुआ है अर्थात 386 मेगावाट ये इनका टोटल रहेगा, जो ईच स्टेट अर्थात राजस्थान और एमपी में 193 और 193 मेगावाट है वो डिवाइड किया जाता है। इसके बाद में जो प्रपोजल प्रोजेक्ट है, प्रस्तावित योजना है, वो राहू घाट प्रोजेक्ट है जो कि चंबल का प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इस प्रपोजल ऑन चंबल रिवर, यह परियोजना चंबल नदी के ऊपर प्रस्तावित है, जो करौली के अंदर एक राहू घाट के नाम से हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया जाएगा, जिसकी जो कैपेसिटी है उत्पादन क्षमता होगी यह 79 मेगावाट होगी। और जब भी चंबल के ऊपर प्रोजेक्ट होता है तो वो राजस्थान और एमपी का प्रोजेक्ट ही होता है और इक्वल कॉपरेशन पे होता है, अर्थात 50:50 के ऊपर। अर्थात जो टोटल कैपेसिटी हाइड्रो पावर स्टेशन जो होगा उसका 50% एमपी को सप्लाई होगा और बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। राहू घाट राजस्थान के किस जिले में हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोग्राम है जो चलेगा और किस नदी पे चलेगा, तो राहू घाट है, ये करौली का प्रोजेक्ट है और मुख्यतः चंबल नदी का। और चंबल का तो ये तय है कि इसमें अपने जो कॉपरेशन करने वाला स्टेट है वो राजस्थान के साथ एमपी होगा, और अगर माही होता तो उसमें गुजरात होता, और अगर भाखड़ा नांगल और व्यास प्रोजेक्ट होते तो उसमें तय था कि राजस्थान के साथ पंजाब और हरियाणा शामिल होते। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एक प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट में कुछ योजनाएं जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश से और कुछ हैं उत्तराखंड से रिलेवेंट। तो इन जल विद्युत परियोजनाओं की जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट से ऊपर है, अर्थात जितने भी स्टेशन होंगे इन सब में कॉमन वर्ड यूज होगा सुपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल स्तर पे एक एजेंसी भी बनी हुई है, जैसे कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय जल विद्युत जो निगम है उसके नाम से इसको जाना जाता है, एनएचपीसी के द्वारा। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं ये सामान्यतः एनएचपीसी के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की ओर जो संचालित परियोजनाएं हैं, जिसमें एक तो आती है सलाल परियोजना, आगे सब में कॉमन वर्ड यूज होगा इनमें, जल विद्युत परियोजना अर्थात हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पे, जम्मू के अंदर। एक आता है दुलहस्ती प्रोजेक्ट, और ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। एक आता है उरी जल विद्युत परियोजना, यह आती है झेलम रिवर पर। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो एनएचपीसी के द्वारा संचालित हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें 2 चिनाब के और एक है झेलम रिवर का। तो इन प्रोजेक्ट्स को अपन देख भी सकते हैं, जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट है, ये चिनाब नदी के ऊपर संचालित है, और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, एनएचपीसी के द्वारा। और इसका जो प्रॉफिट है वो कई स्टेट को होता है, उन स्टेट में एक राजस्थान भी है,
सभी स्टेट के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट से राजस्थान को भी प्रॉफिट मिलता है, तो राजस्थान को भी इस परियोजना से लाभ मिलता है। तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो ये परियोजना किस राज्य में है, किस रिवर पे प्रोजेक्ट चल रहा है, किस संस्था के द्वारा या किस एजेंसी के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है, और एक किस कौन कौन से स्टेट, अर्थात उसमें ये देखना है राजस्थान स्टेट शामिल है ना, राजस्थान शामिल है तभी इन प्रोजेक्ट को अपन एनर्जी में राजस्थान के अंदर कवर करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद में जम्मू कश्मीर वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर दुलहस्ती प्रोजेक्ट, ये भी एनएचपीसी के द्वारा संचालित है, और ये दुलहस्ती प्रोजेक्ट है ये भी मुख्यतः चिनाब नदी का प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट इज रन ऑन चिनाब रिवर, और इस प्रोजेक्ट में भी कई स्टेट हैं जिनमें एक राजस्थान स्टेट भी शामिल है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था उरी प्रोजेक्ट, तो उरी प्रोजेक्ट है ये भी जम्मू कश्मीर की परियोजना, लेकिन इसमें रिवर चिनाब नहीं होकर झेलम होगी आपकी, और ये प्रोजेक्ट है ये भी एनएचपीसी के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा संचालित है, और इसके अंदर जो लाभान्वित राज्य है उसमें भी राजस्थान शामिल है। इसका मीनिंग एक लोकेशन, एक नदी, एक किस संस्था के द्वारा या किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रन किया जा रहा है, और एक राजस्थान इसमें प्रॉफिट वाला स्टेट है या नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट थे जिनको अपन ने कवर किया है। इसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि हिमाचल की ओर है, जिसमें एक परियोजना है पार्वती जो पार्वती नदी पे बनी हुई है, एक है चमेरा प्रोजेक्ट जो कि रावी नदी के ऊपर है, एक प्रोजेक्ट है नाथपा झाकरी, तो जहां पार्वती है वहां उनके नाथ हैं, अर्थात ये भी हिमाचल में है। तो नाथपा झाकरी ये सतलज का प्रोजेक्ट है, और ये तीनों परियोजनाएं एनएचपीसी के द्वारा संचालित है, अर्थात ये पॉइंट इन तीनों में कॉमन रहेगा, और ये तीनों प्रोजेक्ट हिमाचल में है, ये पॉइंट इसमें कॉमन रहेगा, और इन तीनों परियोजनाओं से राजस्थान को लाभ मिलता है, ये पॉइंट भी इन तीनों में कॉमन रहेगा। अर्थात एक तो इनका एनएचपीसी, एक स्टेट और एक राजस्थान लाभान्वित है, बस इसमें अलग होगा कि ये प्रोजेक्ट किस किस नदी पे है, जैसे पार्वती पार्वती नदी पे, चमेरा रावी नदी पे, लास्ट वाले शब्द को लेना है रा से रावी, और ये नाथपा झाकरी ये सतलज का प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको मैंने बताया पार्वती प्रोजेक्ट ये हिमाचल में है, पार्वती नदी का प्रोजेक्ट है, एनएचपीसी के द्वारा संचालित है, और इससे लाभान्वित राज्य हैं उसमें राजस्थान शामिल है। नेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट है चमेरा प्रोजेक्ट, इसमें रिवर इंपोर्टेंट है, एक तो ये रिवर याद रखना कि ये रावी नदी के ऊपर है और एनएचपीसी के द्वारा संचालित है, और इसमें भी राजस्थान स्टेट शामिल है। अर्थात स्टेट तो कई हैं, जो एक तो उत्तर वाले जो राज्य हैं हिमालय स्टेट हैं उनमें कुछ राज्य, और कुछ राज्य अपने नदर्न वेस्टर्न इंडिया वाले यानी उत्तरी पश्चिमी भारत वाले जो राज्य हैं वो शामिल किए गए। और लास्ट हिमाचल वाला प्रोजेक्ट है नाथपा झाकरी, जिसमें रिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, ये सतलज नदी पे, ये भी एनएचपीसी के द्वारा संचालित है, और इस प्रोजेक्ट की जो हाइड्रो एनर्जी सप्लाई है वो इन स्टेट को है जिनमें राजस्थान शामिल है। इसके बाद के जो प्रोजेक्ट हैं उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अपन शामिल करते हैं, एक तो जो टिहरी प्रोजेक्ट है उसको, एक टनकपुर के नाम से आता है उस प्रोजेक्ट को, और एक आता है धौली गंगा के नाम से, अर्थात टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, टनकपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौली गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इनमें एक टिहरी वाले प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी टनकपुर और धौली गंगा ये दोनों एनएचपीसी के द्वारा संचालित है, जबकि टिहरी का खुद का अपना हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन बना हुआ है, जैसे टिहरी वाले को कहते हैं नेशनल टिहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तो उसको सामान्यतः टिहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के नाम से अर्थात टीएचपीसी के नाम से जाना जाता है। बाकी तीनों प्रोजेक्ट आपके उत्तराखंड से रिलेवेंट हैं। नदियों के नाम टिहरी के अंदर गंगा की मुख्य धारा मुख्य ब्रांच भागीरथी होती है, टनकपुर में काली रिवर जिसको हम शारदा रिवर भी कहते हैं, जबकि धौली गंगा में खुद ये नदी का नाम है धौली गंगा, तो धौली गंगा इसमें रहती है। तो इन प्रोजेक्ट्स में
जैसे टिहरी प्रोजेक्ट है, तो दिस प्रोजेक्ट इज रन ऑन भागीरथी रिवर बाय टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अर्थात ये THPC के द्वारा संचालित होता है, अर्थात इसमें नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन नहीं होके THPC होता है। राजस्थान प्रॉफिट वाले स्टेट में इसमें शामिल है, अर्थात टिहरी की जो हाइड्रो स्टेशन है उसकी एनर्जी राजस्थान तक को सप्लाई की जाती है, जो मुख्यतः भागीरथी नदी पे है, गंगा की मुख्य धारा के ऊपर। ये रिवर का नाम है भागीरथी। भागीरथ तो उन व्यक्ति का नाम था जिन्होंने गंगा को शिव की जटाओं से धरातल पे अर्थात हिमालय से धरातल के ऊपर लेकर आए थे। रिवर को भागीरथी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है टनकपुर प्रोजेक्ट। ये भी उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है और ये काली या शारदा रिवर का प्रोजेक्ट है और इसके जो लाभान्वित राज्य हैं उसमें भी राजस्थान शामिल है। बाकी और स्टेट के नाम है वो आपको सामान्यतः याद नहीं करने हैं, बाकी अगर रट सको तो बाकी सबको याद कर लीजिए, बाकी इंपोर्टेंस राजस्थान का है। इसके बाद में धौली गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यह भी उत्तराखंड का जो धौली गंगा नदी के ऊपर है, NHPC के द्वारा संचालित है, अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको मैंने पढ़ाए हैं उन 9 में से 8 में आपका NHPC है। एक टिहरी के अंदर एन की जगह आपको यूज करना है THPC, अर्थात टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसके जो लाभान्वित राज्य हैं उसके अंदर भी राजस्थान शामिल है। और एक अपना इंटरनेशनल हाइड्रो पावर स्टेशन है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि भूटान से रिलेवेंट है। उस योजना का नाम है ताला प्रोजेक्ट, ताला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिससे राजस्थान को भी प्रॉफिट मिलता है, जिससे टोटल कितना यूनिट उत्पादित होता है 57.68 यूनिट विद्युत प्राप्त होती है। हालांकि ये राजस्थान की सप्लाई है ताला प्रोजेक्ट से, अर्थात ये भूटान में स्थित होने के कारण एकमात्र इंटरनेशनल हाइड्रो पावर स्टेशन है भूटान में स्थित। तो ये एक विशेष बिंदु के रूप में आप याद रखिएगा। बाकी मेन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें केंद्र सरकार के जो हाइड्रो पावर स्टेशन हैं वो अधिक कैपेसिटी वाले हैं, जिनसे राजस्थान को अधिक प्रॉफिट मिलता है। बाकी स्टेट का या स्टेट कॉर्पोरेशन के जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उनकी जो हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी है वो इतनी अधिक नहीं है जितनी NHPC प्रोजेक्ट की। हालांकि हाइड्रो पावर स्टेशन में अभी हमें और अधिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी साधन है या रिसोर्स है जिन ऊर्जाओं को अपन फ्यूचर में भी बना सकते हैं। तो लास्ट में एज ए कंक्लूजन या निष्कर्ष के आधार पे हम कह सकते हैं देयर इज नीड फॉर मोर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स सो दैट एनर्जी सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड इन राजस्थान बाय इंक्रीजिंग एनर्जी प्रोडक्शन, अर्थात जो जल विद्युत परियोजनाओं में अधिक विकास और नियोजन की हमें आवश्यकता है, ताकि ऊर्जा उत्पादन को बढ़ा के राजस्थान में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। एनर्जी सिक्योरिटी का मीनिंग होता है 24 आवर्स 7 डेज, यानी 7 दिन 24 घंटे विद्युत प्राप्त होना। यह अपने आप में एनर्जी सिक्योरिटी होता है कि व्यक्ति को हर दिन 24 घंटे ऊर्जा मिले और हर वीक अर्थात 7 दिन तक ये ऊर्जा मिले, अर्थात 24 घंटे व्यक्ति के पास हर समय एनर्जी प्रोवाइड हो पाए, अर्थात उसको ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सके, जिसके लिए हमें हाइड्रो पावर स्टेशन हैं इनमें और अधिक डेवलपमेंट की आवश्यकता अभी हमें है, अर्थात राजस्थान राज्य को अभी इन योजनाओं में और अधिक विकास करना है। तो अपना जो कॉन्वेंशनल एनर्जी है, परंपरागत ऊर्जा है, उसमें फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया हाइड्रो एनर्जी वाला। अभी उसमें बचा है थर्मल एनर्जी। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपन नॉन कॉन्वेंशनल अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना एनर्जी से रिलेवेंट होगा वो परंपरागत ऊर्जाओं में तापीय ऊर्जाएं होंगी, और तापीय ऊर्जाओं के बेस आपको पता है कोल बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड या जो अपनी पेट्रोलियम बेस्ड है, उन एनर्जी को अपन किस में काउंट करते हैं, थर्मल एनर्जी में। तो इस टॉपिक को अभी इस फर्स्ट क्लास के अंदर अर्थात एनर्जी के फर्स्ट पीरियड में यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो सेकेंड क्लास में अपन कवर करेंगे। थैंक यू।
पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।